अस्सलाम वालेकुम। हाँ, यह क्लास सर्किट एनालिसिस और मैं मुबशिर। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ने नोडल एनालिसिस किए थे। तो हम लोग ने जो क्वेश्चन करे थे उसके अंदर हमने एक चीज़ नोट की थी, वो ये थी कि जो हमारे वोल्टेज सोर्स थे वो रेफरेंस और नॉन रेफरेंस जो है उनके बीच में आ रहे थे। मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो हम लोग ने लास्ट टाइम सवाल करे थे नोडल के, तो आप लोग ने ये देखा होगा कि जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, जैसे कि ये हो गया वोल्टेज सोर्स, ये तो करंट सोर्स है, हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वो आपका हो गया रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस आपका ये पूरा ग्राउंड, और नॉन रेफरेंस जो कि आपकी V1 और V2, ठीक है ना। नॉन रेफरेंस के और रेफरेंस के बीच में आ रहा होता है। लेकिन अगर मेरा कोई वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस के बीच में आ जाए तो फिर हम लोगों को सुपर नोडल एनालिसिस के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी समझा भी देता हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल है, पहले तो हम बता देते हैं सुपर नोड एनालिसिस। ठीक है, अच्छा जी, सवाल क्या है कि जी कंपेयर करें V1 एंड V2 को, कंप्यूट कंप्यूट। तो हमें अपना V1 एंड V2 मालूम करना है। सिंपल सी चीज़ है। सर्किट हम लोग देख लेते हैं। सर्किट के अंदर उन्होंने एक वोल्टेज सोर्स सबसे ऊपर लगाई हुई है जो कि जिसका है 10 ∠45 डिग्री वोल्ट। इसी के पैरेलल में एक रजिस्टर भी है जो कि 4 ओम का है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमारे को एक करंट सोर्स दिया गया है जिसका है 3 ∠0 एम्पियर। यहाँ पे हमें दिया गया है J3 ओम, हमें बोला गया है J6 ओम, 12 ओम, 4 ओम। हमारा वन हो गया V1, ये हो गया V2। जो सबसे अच्छी बात हमारे इस क्वेश्चन में है वो ये कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब फेज़र या फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। जैसे कि हमारा अगर कैपेसिटर देखें आप, उसको क्या लिखा गया -J3 ओम, ऑलरेडी ओम में है वो। अगर सी की ये टाइम डोमेन में होता तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि फेज़र में, और फिर हमें सॉल्व करना था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमें, जैसे कि कैपेसिटर है, इंडक्टर है, हमारा ये वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये सब के सब ऑलरेडी फेज़र फॉर्म में हमारे पास लिखे हुए हैं, तो हमें इन्हें कन्वर्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्वेश्चन के अंदर हमारा आधा का यानी कि एक पार्ट हो चुका है। तो हम उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे को जो मैंने आपको बात बताई थी, ये पूरा तो मेरा हो गया ग्राउंड सोर्स, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा है ये एक पूरा नोड है, और उसको हम कहेंगे रेफरेंस नोड, यानी कि ये मेरा है ग्राउंड, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आ जाता है वो एक ये सोर्स बन रहा है V1, ये है मेरे पास नॉन रेफरेंस जिसको हम कहेंगे V2। एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है नॉन रेफरेंस टू रेफरेंस, नॉन रेफरेंस टू रेफरेंस, नॉन रेफरेंस टू रेफरेंस, नॉन रेफरेंस टू रेफरेंस। पिछले सवाल में यही नहीं था, तो नॉन रेफरेंस टू रेफरेंस एक ही बनता था, एक यहाँ से बनता था। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, अभी हमारे पास V1 और V2 के दरमियान एक सोर्स आ गई, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि V1 और ग्राउंड के दरमियान सोर्स आती थी, जैसे कि V2 और उसके दरमियान यहाँ कहीं पे सोर्स लगी हुई होती थी, तो हम क्या कहते थे, रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान हमारे पास सोर्स आती थी। अभी क्या हो गया कि नॉन रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान में हमारे पास एक सोर्स आ चुकी है।
तो इसलिए जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमारा कहलाएगा सुपर नोड। ठीक है, ये आप लोग ने ऑफकोर्स डीसी में किया होगा, जस्ट अब हम लोग एसी के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे डीसी में हुआ था, उसमें जस्ट रजिस्टर थे, बस इस दफ़ा क्या हो जाएगा कैपेसिटर भी आ गए आपके पास, इंडक्टर आ गए, और पूरा मेथड आपका वही है। तो हम वही एज्यूम करेंगे कि हम इस पूरे को एक नोड कंसिडर करेंगे, यानी कि ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, सुपर नोड कहलाएगा। इसको हम सुपर नोड की तरह एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी जो मेरी डायग्राम होगी वो क्या बन जाएगी अगर मैं इसको फॉर सुपर नोड एज्यूम कर लेता हूँ। तो जो मेरी डायग्राम है अब वो देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक और चीज़ ये देख लीजिएगा कि जो आपका 10 वोल्टेज 45 है वो इसके पैरेलल में है। ठीक है ना, तो जो इतना वोल्टेज इतना है उतना ही वोल्टेज ये है, तो समझिए पूरा एक ही है। ठीक है, इस पूरे को हम सुपर नोड कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा जी देखें, अब हम लोग ने अपना जो भी है हमारे पास सब कुछ वो हमने वैसे का वैसे ही उतार दिया, सवाए जो हमारा जहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ रहा था। ठीक है, उस पूरी को मैं कंसिडर करूँगा कि जो ये मेरा है, अब ये वाला पार्ट ये मेरा क्या आएगा, सुपर नोड, यानी कि मैं इसको पूरे को एक नोड कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा एक नोड कहलाएगा। अब जैसा देखें यहाँ पे करंट आ रहा है, तो ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से, इसको हम कह रहे हैं कि हाइयर पॉइंट पे है, ये लोअर पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ये बन गई। ये हाइयर पॉइंट पे, ये लोअर पॉइंट पे, डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा जब इसको आप रिमूव कर देंगे, तो अब आप एक ही इक्वेशन में लिखेंगे। पहले हम लोग V1 इसके लिए अलग बनाते थे, इसके लिए अलग बनाते थे, अब हम कहेंगे कि ये पूरा एक है, तो अब उसके हिसाब से बनाइए। यहाँ पर करंट इंटर हो रहा है और बाकी सब जगहों से करंट जा रहा है, तो यानी कि ये वाली तरफ आपकी लेफ्ट हैंड पे आ जाएगी। ठीक है, 3 एंगल 0, और बाकी क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ सब जा रहे हैं, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल्स टू V1 अपॉन -J3, फिर V2 अपॉन, फिर ये आ गया V2 अपॉन 12। ठीक है ना, ये हम लोग ने जो आपका देख रहे हैं, अगेन करंट यहाँ पे इंटर हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 3 आपका जो आ गया है 3 एंगल 0, इसको हम क्या है तो 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल तो 0 है, तो सिर्फ यानी कि रेयर पार्ट आ जाएगा विच इज़ 3। उसके बाद आपका क्या हो गया, V1 अपॉन -J3, ये आपने लिख दिया। V2 यहाँ से करंट इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि V2 अपॉन J6, फिर V2 अपॉन 12। ठीक है, अब इसको चाहूँ तो मैं 3 भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 3 लिख देता हूँ। और अब हमारे को यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे J6 है, वो सॉरी -J3, J6 और 12। तो अगर मैं एलसीएम देखूँ तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 12 भी आता है। जी हमारे को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ J12। अब आप ये देखें आपको ये टेबल कितना पढ़ना पड़ेगा कि J12 आ जाए, तो सिंपल है, J से J कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा, 3 4 12, तो यानी कि -4 V1। फिर इसी तरह हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा J6 और J12, जैसे J कैंसिल, 6 में 6 2 12, तो 2 ऊपर वाला टर्म ऐसे आ गई V2, 12 से 12 कैंसिल, तो और J आ जाएगा, तो सिंपल J V2। ये जो J12 है आपका, ये उस तरफ चला जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो जब J12 उधर जाएगा तो 12 3 36, -4 V1 + 2 V2 + J
V2 और इसको मैं इक्वेशन नंबर लेट से 1 का नाम दे देता हूँ। तो ये तो हमारी एक इक्वेशन आ गई जिसमें आपका V1 और V2 भी है। अच्छा, हमने पहली बात आया था कि अगर दो अननोन हो तो इक्वेशन कितनी चाहिए होगी, दो। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन जो आएगी वह आपको मिलेगी सुपर नोड के अंदर से। पहले हमने एज्यूम किया था कि सुपर नोड उसको हमने एक कंसिडर किया था, उससे हमने सब कुछ निकाल लिया था ना। अब हम लोग को क्या करना है, सुपर नोड के अंदर देखें कि एक V1 है, V2 है और उनके दरमियान एक वोल्टेज सोर्स है जो कि है tan एंगल 45। तो इसका हम एक इक्वेशन हमारी यहाँ से निकलेगी। तो हमें पता है V1 माइनस V2 किसके बराबर है, वो tan एंगल 45। तो मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो है यानी कि फ्रॉम वोल्टेज सोर्स बिटवीन नोड 1 एंड 2, आपके यहाँ से जो एक इक्वेशन निकल ली वो कौन सी निकलेगी, मैं इसे बताया V1 माइनस V2 किसके बराबर हो जाएगा, tan एंगल 45। V1 माइनस V2 इक्वल्स टू tan एंगल 45। अब देखें V1 V2 और एक आ गया आपके पास ये। चाहें तो आप इसको अपना जो आपने लास्ट टाइम मैट्रिक्स से किया था उससे कर लें, या मैं एक नया मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, अगर वो किसी को मुश्किल लगे तो उससे भी कर सकते हैं। उसमें एक कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं। तो V1 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे V2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो मेरा V1 जो है वो बन जाएगा tan एंगल 45 प्लस V2। ठीक है, इसको मैं चाहूँ ये पोलर में, इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखें सब क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि ये तो उसमें है फेज़र के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे हम लोग जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे V1 की, तो ऑफकोर्स इस तरह हम इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें जे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको चाहूँ तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि पहले इसको हम लोग अपने पास नोट कर लेते हैं। हम लोग पहले अपने पाप को उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स पे, फिर उसके बाद लिख देते हैं tan एंगल 45 मुझे इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि शिफ्ट दबा के कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट करना है, इसके अंदर। अभी ऑलरेडी इसमें है, हमें इसमें कन्वर्ट करना, तो आपने 4 दबाया, ठीक है ना। और ये आपको उसके बाद जो भी अंडर रूट में है इसके आप यहाँ पे SD दबाएँ, तो इसने आपको वैल्यू दे दी 7.07 प्लस 7.07 आयोटा। कैलकुलेटर आयोटा दिखाता है, जबकि हम लोग यहाँ पे जे लिख रहे हैं तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7.07 प्लस 7.07 जे लगा दे प्लस V2। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ओके जी, तो हम कह रहे हैं कि हम अपना जो V1 है इसको अब यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ये पूरी वैल्यू मेरी कहाँ जाएगी, इस -4 से के आगे। तो इसको हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो मेरा इक्वेशन 1 जो था वो था J36, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं J36 इक्वल्स टू -4। V1 की जगह पे क्या आ गया भाई, 7.07 प्लस J 7.07 प्लस V2, और बाकी फिर यहाँ तक V1 की पूरी हमने वैल्यू लिख दी, ये वैसे ही आ जाएंगे, प्लस 2V2 प्लस JV2। ठीक है ना।
हमने अपनी V1 की जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर लिया। ये मेरे पास पहली क्वेश्चन थी कि मैंने दूसरी क्वेश्चन बनाई, इसमें से V1 की वैल्यू निकाल के हम वहाँ यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो -4 × 7.07 अपने करना है। विच इज़ प्लस माइनस माइनस है, तो 20 माइनस का 28.28 माइनस प्लस माइनस जे है तो वही नंबर है, तो इसलिए 28.28 -4 मल्टीप्लाई बाई V2, तो -4V2 प्लस 2V2 प्लस JV2, ठीक है ना। इस 4 को आपने सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 को मैं अपने पास एक तरफ कर दूंगा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। J36 जिसके साथ V2 नहीं है तो ये दूसरी तरफ आ जाएगा, प्लस का 28.28 प्लस का J28.28 V2 बच गए, -4 प्लस 2 -2 प्लस JV2। इसको आप सॉल्व कीजिए। 28.28 और 28 प्लस 30 ये हो जाएगा 36, तो ये बनेगा 28.28 प्लस 36 विच इज प्लस जे का 64.28, ठीक है, इक्वल्स टू -2 प्लस जे और V2। मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास के साथ का जो नंबर है ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक रियल नंबर एक इमेजिनरी पार्ट, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी पार्ट, वहाँ जाके डिवाइड। तो V2 जो है वो हो जाएगा 28.28 प्लस J 64.28 डिवाइडेड बाय -2 प्लस J। इसको हम लोग ने वहाँ पे लेकर डिवाइड कर दिया और V2 एक तरफ रह गया। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लें, तो आंसर आपका आ जाता है 28.28 प्लस 64.28 आयोटा -2 प्लस 1 आयोटा। तो इसका आंसर आ जाता है V2 इक्वल्स टू 1.544 माइनस 31.36 J, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमको अपना आंसर किस में चाहिए है, फ्रीजर में, तो आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, या तो मैनुअली पुट सॉल्व कर लें या कैलकुलेटर से कर लें अपना। तो 1.544 माइनस 31.36 आयोटा, तो ये आपको दे देता है 3 से कन्वर्ट करें विच इज़ 31.39 इक्वल्स टू 31.39 और एंगल कितना है -87.18 -87.18 वोल्ट, ठीक है ना। अभी जो हम लोग ने तो यहाँ पे निकाला है वो V2 की वैल्यू है, मुझे V1 चाहिए होगा, तो मैं अब इस V2 की वैल्यू को कहाँ पुट कर देता हूँ, जो ओके इस V2 की वैल्यू को मैं अपना पुट कर देता हूँ यहाँ पे। V1 की जो हमने वैल्यू निकाली है वो ये V1 इक्वल्स टू 10 एंगल 45, या यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट कर दें, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये रहा V2 की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो हम इसको कहते हैं पुट इन इक्वेशन V1। तो
V1 जो है वो मेरा है 10 एंगल 45 प्लस V2, तो V2 कितना आ जाएगा 31.39 एंगल माइनस 87.18। इसको अगेन आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो 10 एंगल 45 प्लस 31.39 एंगल माइनस 87.18, तो आंसर मेरे पास आया V1 8.615 माइनस 24.28 J। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है, इसको आप वापसी इसमें कन्वर्ट कर दें फेज़र के अंदर 8.6 सॉरी पोलर के अंदर आई मीन माइनस 24.28 आयोटा कॉम्प्लेक्स 3। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ जाता है आपका V1 इक्वल्स टू 25.76 एंगल माइनस 70.46। ठीक है, ये आपका वोल्ट हो गया। हमें V2 और V1 की आंसर चाहिए, तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। अच्छा जी, मेथड बिल्कुल वही है, कुछ भी फ़र्क नहीं, बस आप लोगों ने ये समझना है। अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम हुआ था हमारे पास, उसके अंदर पूरा यही सवाल था, लेकिन ये नहीं था। तो आपका ये दोनों है नॉन रेफरेंस, ये आपका रेफरेंस जिसको आप ग्राउंड कहते हैं। तो जब नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के दरमियान में अगर कोई चीज़ आपकी सोर्स आती है वोल्टेज सोर्स, तो फिर तो आपने सिंपल अपना जो भी है, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया तो वो करते हैं सॉल्व। लेकिन अगर उनके बीच में कोई सोर्स आ जाती है तो हम उसके लिए सुपर नोड लगाते हैं। सॉरी, जब हमने सुपर नोड लगाया तो हमने इसको पूरे को एक नोड कंसीडर किया और फिर उस हिसाब से अपने सॉल्व किया। अब जैसे ये करंट सोर्स है तो ये इंटर हो रहा है, उसको आपने लेफ्ट तरफ, बाकी हम सब कह रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल की तरफ है तो यहाँ से करंट निकल रहे होंगे, तो हमने सबको दूसरी तरफ करके सॉल्व किया और मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो मेरी इससे निकलेगी, यानी कि सुपर नोड के अंदर से। सुपर नोड क्या है, V1 माइनस V2 किसके बराबर है 10 एंगल 45। V1 माइनस V2 किसके बराबर है 10 एंगल 45। तो वो हमने यहाँ पे लिखा V1 माइनस V2 10 एंगल 45। उसको सॉल्व किया, V1 की इक्वेशन हमने निकाली, उस V1 को हमने यहाँ पे पुट किया। अगेन सबको हम लोग ने इन सबको सॉल्व किया तो V2 की इक्वेशन हमारे पास आ गई। उस V2 की इक्वेशन को हमने V1 की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास हमारा अपना फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये जो पूरा है ये मेथड जो कहलाएगा, यानी कि सुपर नोड मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। हम एक सवाल और करते हैं सुपर नोड के लिए। सवाल में हमारे को वही बोला गया है कि कैलकुलेट करें आप V1 एंड V2, और जो हमारे पास डायग्राम आई है वो मैं बना देता हूँ।
ये हो गया, सॉरी 2 ओम माइनस J1 ओम J4 ओम 4 ओम 30 एंगल 0 और इसको V1 का नाम दिया गया है, इसको V2 का। अगेन हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब के सब किस में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, या जिसको मैं कह सकता हूँ फेजर में है। तो एक हमारा स्टेप कम हो चुका। सेकंड स्टेप ये कि नॉन रेफरेंस ये हमारा हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो रेफरेंस है, ग्राउंड, ठीक है। तो देखिए नॉन रेफरेंस से रेफरेंस के दरमियान कुछ नहीं है, नॉन रेफरेंस के रेफरेंस के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आया, यहाँ पे भी नहीं है, ये नहीं है, एक यहाँ पे आ रहा है। नॉन रेफरेंस के दरमियान रेफरेंस आपके पास ये आ गया अपना सॉरी 40 एंगल 60। तो इसका मतलब ये होगा ये मेरा क्या बन जाएगा, सुपर नोड, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर डायग्राम बना देता हूँ। तो मेरी डायग्राम जो है वो इस तरह बन जाएगी। ये हमारा हो जाएगा सुपर नोड। अब हम कहते हैं वही हमारी बात कि जी जितने भी मेरा ये हैं सब हायर पोटेंशियल पे होंगे। तो हर जगह से हम लोग कह रहे हैं कि करंट निकल रहा होगा। तो ये मेरा एक नोड कहलाएगा। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। V1 माइनस ये इसका एंगल 0 है तो यानी कि 30 ही रहेगा। V1 माइनस 30/4 फिर एस, तो इसकी वैल्यू मैंने वैल्यू नहीं लिखी, J4 है। V1/J4 V2 माइनस J1 V2/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सिंपल है। आपने यहाँ से देखा V1 माइनस 30/4 है, V1 माइनस 0/J4 V2 माइनस 0/माइनस J1 V2 माइनस 0/2। आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, इसके साथ जे 2 के डिब्बे में 4 आता है, 1 के डिब्बे में 4 आता है, 4 खुद भी है। तो सिंपल हमारे लिए आसान क्या हो जाएगा कि हम J4 को एलसीएम अपना कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है J4, कितना करें कि ये वो आ जाए, हमारा ये टर्म सेम बन जाए। तो J से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि V1 माइनस J30 J4 सेम है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 1 माइनस 1 और J से J कैंसिल, 4 चाहिए तो माइनस का 4 V2, यहाँ पे 2 2 4 और J चाहिए होगा आपको, तो J2 V2 इक्वल्स टू 0। ये वहाँ पे जाएगा तो 0 के बराबर हो जाता है और हमारे पास ये बचेगा। तो V1 को मैं एक साथ लिख देता हूँ और V2 को दूसरी तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, JV1 और V1, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 1 प्लस JV1, फिर प्लस के साथ मैं लिख देता हूँ इसको -4 प्लस J2 V2 माइनस J30 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब जो मेरे पास दूसरा बन रहा है इक्वेशन, वो विदिन सुपर नोड बनेगा और वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 किसके बराबर हो जाएगा, 40 एंगल 60 के बराबर।
from voltage source between node 1 and 2, तो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 40 एंगल 60। मैं यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा 40 एंगल 60 प्लस V2। ठीक है, 40 एंगल 60 को चाहूँ तो मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देता हूँ। 40 एंगल 60 जो है वो बराबर है 20 प्लस 34.64 J प्लस V2। ठीक है, V1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। इस V1 की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे, तो उसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 प्लस J जो है वो बराबर हो जाएगा, वो सॉरी V1 के क्या जगह आएगा 20 प्लस 34.64 J प्लस V2। बाकी हम वैसे ही लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -4 V2 प्लस J2 V2 माइनस J30 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर देन J मल्टीप्लाई होगा, J इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो J आपका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हम ये ऐसे ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं 20 प्लस 34.64 J प्लस V2। उसके बाद जब J मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ J लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20J मल्टीप्लाई बाई J क्या होता है J स्क्वायर। J स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो यानी कि माइनस 34.64 प्लस JV2। फिर बाकी सब ये ऐसे ही आ जाएंगे, -4V2 प्लस J2V2 माइनस J30 इक्वल्स टू 0। V2 को आप एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएं। तो जो V2 है उनको सब एक तरफ लिखें, V2। फिर कौन सा आ रहा है देखें, V2 एक ही आप लिख चुके हैं, एक ही आ गया JV2, फिर -4V2, फिर ये आ गया प्लस J2V2। ठीक है, और बाकी जो बच गए उनको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, फिर ये आया -34.64 J, ये V2 नहीं आएगा, ये आएगा -20J, फिर ये आ जाएगा प्लस 34.64 और ये आ जाएगा प्लस के साथ प्लस J30। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व करना है और V2 की वैल्यू अपने यहाँ से निकालनी है। तो देखें V2 1 -4, तो यानी कि -3V2, और 1 + 2 यानी कि 3V2। तो आपने यहाँ पे लिख देना है -3 प्लस J3, और ये किसके बराबर है, यानी कि ब्रैकेट बाहर क्या आ जाएगा V2 इक्वल्स टू रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व करते हैं अगर हम, तो आता है हमारे पास आंसर -20 फिर प्लस 34.64 विच इज़ 14.64। और अब हम इमेजिनरी पार्ट के लिए आते हैं, तो -36.64 -20 + 30, तो आंसर आता है
8 minus 36.64 minus 20 और प्लस 30। अच्छा एक गलती हो गई है, ये 34.64 था। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो -24.64 जे। मुझे V2 चाहिए, तो V2 यहीं पे रहेगा और ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 14.64 माइनस 24.64 जे डिवाइडेड बाय -3 प्लस J3। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। तो 14.64 माइनस 24.64 आयोटा -3 प्लस 3 आयोटा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाता है -6.54 प्लस 1.66 जे। इसको आप जैसे इसमें कन्वर्ट करें पोलर फॉर्म में, -6.54 प्लस 1.66 कॉम्प्लेक्स 3, तो आंसर आता है हमारे पास V2 आ गया 6.74 एंगल 165.75। ठीक है ना। अच्छा जी, अब V1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस V2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे V1 पे। तो इसको हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन ऑफ V1। तो V1 जो है मेरा वो बराबर है 40 एंगल 60, इसको आप प्लस कर देंगे 6.74 एंगल 165.75। इनको आप प्लस कर दें जरा सा कैलकुलेटर की हेल्प से। तो 40 एंगल 60 जो है वो प्लस करना है हमारे को 6.74 एंगल 165.75। तो आपके पास जो आंसर आएगा, 40 एंगल 60 प्लस 6.74 एंगल 165.75। तो आपके पास आंसर आ जाता है 13.467 प्लस 36.3 जे। इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो 13.467 प्लस 36.3 आयोटा कन्वर्ट करें आप इसको पोलर में, तो आपके पास आंसर आ जाता है 38.71 एंगल 69.64। ठीक है, वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो दूसरी क्वेश्चन थी वो भी इसी तरह आसान सी है कि आपने देखा कि सब पहले तो कि फेज़र में है या नहीं, फेज़र में है, फिर आपने सुपर नोट बना दिया, सुपर नोट बनाया आपने, फिर इसको एक नोट कंसीडर करके आपने इसको सॉल्व किया। उसके बाद जब आपने सॉल्व कर देंगे तो आपकी इक्वेशन मिल गई। उसके बाद आपने इसको
फिर सुपर नेट के अंदर जो था आपका उससे दूसरी इक्वेशन बनाई, v1 की वैल्यू निकाली, v1 की वैल्यू आपने ऊपर पुट करी, v2 की वैल्यू का आपने सिंपल उससे आंसर निकाला, उससे फिर वापसी v1 की इक्वेशन में पुट करके v1 का आंसर निकाल लिया। तो इस तरह आपका v2 और v1 आ गया। तो ये जो हमने मेथड किया था आज वाला, ये आपका कहलाएगा सुपर नोड, जिसके अंदर दो नोड के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है, दो नोड के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है, ठीक है ना। तो जब दो नोड के दरमियान वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो उसको आप कॉमन करके कहते हैं सुपर नोड। तो ये जो हमारा मेथड है सुपर नोड कहलाता है। तो आज की क्लासेस यही रखते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।